गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू सिविल डेली प्लेटफॉर्म। जैसा कि आपको मालूम है, सिविल डेली प्लेटफॉर्म पर हम लोग सिविल इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट स्टडी करते हैं और इसी सीरीज में हम लोगों ने हाइड्रोलिक्स के लेक्चर को कवर करना शुरू किया है, जहां पर हम लोग जेयूटी के सिलेबस को फॉलो करते हुए सिविल इंजीनियरिंग के हाइड्रोलिक्स सब्जेक्ट को कवर कर रहे हैं। और अभी तक हम लोगों ने 5 लेक्चर इसमें हम लोगों ने कवर कर लिया। बहुत सारे टॉपिक को हमने कवर कर लिया। चैप्टर 1 का 2 हिस्सा, 2 पार्ट हम लोगों ने अभी तक कवर कर लिया। तो चलिए देखते हैं अभी तक हम लोगों ने क्या क्या देखा है और आगे हमें क्या क्या देखना है। तो सबसे पहले हम लोगों ने प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड को कवर किया, प्रेशर एंड इट्स मेजरमेंट को कवर किया। तो ये दो जो चैप्टर है, ये 2 चैप्टर 5 लेक्चर के फॉर्म में ऑलरेडी अपलोड कर दिया गया है। तो आप यहाँ के आई बटन पे क्लिक करके ये सारे लेक्चर को देख सकते हो। आज के क्लास में हम लोग बात करेंगे प्रेशर एक्सर्टेड ऑन एन इमर्स्ड सरफेस, कि कोई अगर सरफेस पानी में किसी भी फ्लूइड में डूबी हुई हो तो उस पर कितना प्रेशर लगेगा उस सरफेस पे। तो सबसे पहले हम लोग टोटल प्रेशर के डेफिनेशन को देखेंगे। रिजल्टेंट प्रेशर क्या होगा उसको हम लोग कंसिडर करेंगे। एक्सप्रेशन फॉर इक्वेशन ऑफ टोटल प्रेशर एंड सेंटर ऑफ प्रेशर, इसको हम लोग कवर करेंगे। इसके साथ हम लोग वर्टिकल और इंक्लाइंड इमर्स्ड सरफेस के लिए भी हम लोग इसको कवर करेंगे। तो चलिए सारे टॉपिक को हम लोग इस एक वीडियो, सिंगल वीडियो में कवर करने वाले हैं। आप कंप्लीट वीडियो पर बने रहिए और साथ ही साथ नोट्स प्रिपेयर करते रहिए, ताकि आने वाले जो भी एग्जाम्स है आपके, जेयूटी के एग्जाम हो या फिर आप अपने सेमेस्टर के लिए नोट्स प्रिपेयर कर रहे हो, तो आपको वहाँ पर हेल्पफुल हो। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बेसिक डेफिनेशन, हमें जो बताया गया उसके बारे में बात करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे टोटल प्रेशर के बारे में। व्हाट इज टोटल प्रेशर? So, total pressure is defined as the force. It is defined as the force exerted by a static fluid on a surface, either plane or covered, when the fluid comes in contact with the surface. This force always acts normal to the surface. यहाँ पे covered की जगह आपको curved लिखना है। तो टोटल प्रेशर का डेफिनेशन ये बोलता है कि मान लिया जाए कि आपके पास कोई भी एक फ्लूइड है और इस फ्लूइड के अंदर आपने किसी दूसरे सरफेस को डुबो के रखा है। किसी दूसरे सरफेस को आपने यहाँ पर इस तरीके से डुबो के रखा है। वो सरफेस हॉरिजॉन्टल हो, वो सरफेस इंक्लाइंड हो, या फिर वो सरफेस वर्टिकल हो, या फिर वो सरफेस कर्व्ड हो। तो जो भी सरफेस आप किसी फ्लूइड में इमर्स्ड करके रखते हो, तो उस फ्लूइड के सरफेस पर, उस फ्लूइड के चलते उस सरफेस पर एक फोर्स एक्सर्ट होता है। और जो फोर्स एक्सर्ट होता है वो हमेशा डूबे हुए सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। मतलब जो भी सरफेस आपने डुबोया उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक फोर्स एक्सर्ट होता है, और इसी फोर्स को हम लोग प्रेशर एक्सर्टेड बाय फ्लूइड ऑन इमर्स्ड सरफेस बुलाते हैं। लेकिन अगर हम लोग बात करें कि व्हाट इज टोटल प्रेशर और व्हाट इज रिजल्टेंट प्रेशर, तो जो भी प्रेशर फोर्स सारे के सारे कंप्लीट पूरे के पूरे सरफेस पर वर्क करे, दैट टोटल फोर्स इज नोन एज रिजल्टेंट प्रेशर और टोटल प्रेशर। अब हम लोग बात करते हैं सेंटर ऑफ प्रेशर के बारे में, कि सेंटर ऑफ प्रेशर क्या होता है। अभी हमने एक एग्जांपल लिया कि आपके पास एक फ्लूइड है और उस फ्लूइड में आपने क्या किया है, उस फ्लूइड में आपने किसी दूसरे सरफेस को आपने यहाँ पर इमर्स्ड कर दिया है। तो ये जो सरफेस को आपने इमर्स्ड किया, इसके ऊपर प्रेशर वर्क करेगा और प्रेशर एक फोर्स एक्सर्ट करेगा। बट ओवरऑल जिस पॉइंट को हम ऐसा पॉइंट कंसिडर करें जहां पर रिजल्टेंट रिजल्टेंट प्रेशर जो है वो लगे, उस पॉइंट को हम लोग क्या बुलाते हैं, सेंटर ऑफ प्रेशर बुलाते हैं। जैसे कि आपने पिछले वाले सब्जेक्ट में सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया में आपने देखा था कि स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में, कि अगर कोई एक बॉडी है तो उस बॉडी को अगर आप हिस्से हिस्से में इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर दो, तो हर हिस्से का क्या होता है, अपना एक सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है। लेकिन अगर हम पूरे बॉडी के सेंटर ऑफ ग्रेविटी के बारे में बात करें, तो जब सारे के सारे बॉडी के मास को कंसिडर किया जाए, तो जिस पॉइंट के अबाउट मास कॉन्सेंट्रेटेड होता है उसी को हम क्या बुलाते हैं, उस पर्टिकुलर बॉडी की सेंटर ऑफ ग्रेविटी बुलाते हैं। सिमिलर वे में जब आप पूरे के पूरे बॉडी को आपने इमर्स्ड किया फ्लूइड में, तो जिस पॉइंट पर
अज्यूम्ड टोटल प्रेशर कंसिडर किया जाता है, उसी को हम लोग सेंटर ऑफ प्रेशर बुलाते हैं। कमिंग टू द डेफिनेशन ऑफ सेंटर ऑफ प्रेशर, वी कैन डिफाइन सेंटर ऑफ प्रेशर एज द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ टोटल प्रेशर। वो पॉइंट जहां पर टोटल प्रेशर किसी भी सरफेस पर लग रहा हो उसे हम क्या बुलाएंगे, सेंटर ऑफ प्रेशर बुलाएंगे। और जैसा कि हमने स्टार्टिंग में देखा कि देयर आर 4 केसेस दैट कैन एग्जिस्ट ऑफ सबमर्ज्ड सरफेस ऑन विच टोटल प्रेशर फोर्स एंड सेंटर ऑफ प्रेशर इज टू बी डिटरमाइंड। कौन कौन सा वो सरफेस है, तो वर्टिकल सरफेस है, इंक्लाइंड सरफेस है, हॉरिजॉन्टल सरफेस है, और इसके साथ साथ कर्व्ड सरफेस है। तो ये 4 अलग अलग ऐसा केस है जिस केस में हमें क्या देखना होता है कि किसी भी फ्लूइड पर लगने वाला टोटल प्रेशर कितना है और वो प्रेशर लग कहाँ रहा है, यानी कि सेंटर ऑफ प्रेशर क्या है। तो अगर आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग बात किया जाए कि आपके सिलेबस में आपको क्या पढ़ना है, तो आपके सिलेबस में आपको केस 1, केस 2, केस 3 पढ़ना है, और केस 4 आपके सिलेबस में नहीं है। बट बाय डिफ़ॉल्ट हम लोग केस 4 का भी जो फॉर्मूला है उसको हम लोग डिस्कस कर लेंगे, ताकि आने वाले टाइम पे अगर आप कभी क्वेश्चन वगैरह सॉल्व करो तो वहाँ पर ये सारे फॉर्मूलाज आपको क्या हो, हेल्पफुल हो। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग अपने डेरिवेशन से। बट बिफोर स्टार्टिंग द डेरिवेशन आई विल टेल यू वन थिंग कि हम लोग ये चारों डेरिवेशन कवर करने नहीं जा रहे हैं। वी विल डिराइव ओनली इंक्लाइंड प्लेन सरफेस, कि इंक्लाइंड प्लेन सरफेस अगर है तो उस केस में सेंटर ऑफ प्रेशर और टोटल फोर्स, टोटल प्रेशर कितना होगा। जब ये हम लोग डेराइव कर लेंगे तो ये हॉरिजॉन्टल सरफेस और वर्टिकल सरफेस ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट डेराइव्ड हो जाएगा। तो कैसे होगा, चलिए हम लोग शुरू करते हैं और समझते हैं। तो सबसे पहले हमने इंक्लाइंड प्लेन सरफेस सबमर्ज्ड इन लिक्विड के लिए एक डायग्राम कंसिडर कर लिया, और डायग्राम कुछ इस तरीके से है। ये डायग्राम देख के आपको पता चल रहा होगा कि हमारे पास हमने क्या किया कि एक कोई भी एक सरफेस हमने कंसिडर कर लिया। वो सरफेस कैसे है, वो सरफेस सबमर्ज्ड कंडीशन में, पानी में डूबा हुआ सरफेस है, और इस सरफेस के लिए हम लोग जो अपना डेराइवेशन है वो कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले इसके बारे में कुछ बेसिक सा डिस्कशन हम लोग कवर करते हैं, ताकि आने वाले टाइम पे जब डेराइव करें तो हमें आसानी हो। हमने माना कि हमारी जो सरफेस है वो कोई इर्रेगुलर सरफेस है, जैसा कि आपको यहाँ पर दिख रहा है। तो इस इर्रेगुलर सरफेस का ये जो व्यू दिख रहा है, ये इर्रेगुलर सरफेस का आपको टॉप व्यू दिख रहा है। सबसे पहले आपको ये समझना है, वरना कंफ्यूजन होगी। ये उस सरफेस का क्या है, टॉप व्यू है। हम लोग अगर इसी के फ्रंट व्यू को डिनोट करें तो हमको यहाँ पर कुछ इस तरीके की स्ट्रिप मिलेगी जो आपको यहाँ पर विजिबल है। अब क्या है कि हमने ये माना कि ये जो सरफेस है जिसके लिए हम लोग डेरिवेशन करने वाले हैं, इस सरफेस की कोई एक पॉइंट है सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो यहाँ पर है, और मान ले रहे हैं हम लोग कि इस पॉइंट का जो प्रेशर है वो यहाँ पर लग रहा है। मतलब इसको आपने सबमर्ज्ड किया ना, तो इस पे जो प्रेशर लग रहा है वो पॉइंट पी पे लग रहा है। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं डेरिवेशन के तरफ। उससे पहले जो कुछ भी अननोन्स आपको यहाँ पे दिख रहे हैं उस अननोन्स को हम लोग मार्क कर लेते हैं। तो सबसे पहले जब हमने इंक्लाइंड सरफेस कंसिडर किया, तो इस इंक्लाइंड सरफेस के सेंटर ऑफ ग्रेविटी का जो वर्टिकल हाइट है, ध्यान देना है, वर्टिकल हाइट जो है उसे हमने एच बार से मार्क किया है, और इस पे जो प्रेशर फोर्स, एफ प्रेशर फोर्स जिस पॉइंट पे लग रहा है उसकी वर्टिकल हाइट को हमने एच स्टार से मार्क किया। आप यहाँ पर देख सकते हो, एच बार और एच स्टार से हमने इसे मार्क कर लिया। और डेराइवेशन के पर्पस में हमने, डेराइवेशन चूंकि हमें करना है, तो हमने यहाँ पे कंसिडर किया कि हमारी जो सरफेस ये सबमर्ज्ड है, ये सरफेस सबमर्ज्ड थीटा डिग्री पे इंक्लाइंड है। और साथ ही साथ हमने ये कंसिडर किया कि ये जो सरफेस है इस पे कोई छोटा सा फोर्स डीएफ लग रहा है, कहाँ पर, इस पर्टिकुलर पॉइंट पर, यानी कि छोटे से एरिया पर। और एक चीज है जो आपको समझना होगा कि हमने ये कंसिडर किया है कि इसकी जो ओरिजिन पॉइंट है, ध्यान से आप देखें, ये जो ओरिजिन पॉइंट से जो इंक्लिनेशन के साथ परपेंडिकुलर लाइन है, वहां से सेंटर ऑफ ग्रेविटी तक की डिस्टेंस को हमने वाई बार लिखा है, सेंटर ऑफ प्रेशर तक की दूरी को हमने वाई स्टार लिखा है। ठीक है, तो आप यहां पर देख सकते हो कि वाई बार इज द डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी, inclined distance of center of gravity, and h star is vertical distance of center of gravity। उसी तरीके से आप यहाँ पे ये भी लिख सक रहे हो कि यहाँ पर जो h स्टार है ये सेंटर ऑफ प्रेशर का वर्टिकल डिस्टेंस है, और यहाँ पर जो y बार है ये इसी सेंटर ऑफ प्रेशर का इंक्लाइन डिस्टेंस है। ओके,
तो अभी हम लोग यहाँ पर एक छोटा सा चीज मार्क करेंगे जो आपको हमेशा हमेशा याद रखना है और ये बार बार इस्तेमाल होगा। तो आप यहाँ पर एक ट्रायंगल अज्यूम कर सकते हो। अगर आप इसे कंप्लीट करोगे तो आपको यहाँ पर एक ट्रायंगल बनता हुआ दिख रहा है इस तरीके से, बिल्कुल एक ट्रायंगल बनता हुआ दिख रहा है। उसी तरीके से जब आप आगे एक और मार्क करोगे तो यहां से यहां तक भी आपको एक ट्रायंगल बनता हुआ दिख रहा है ना, ये ट्रायंगल। और इस ट्रायंगल में दो यहाँ पर ट्रायंगल हम लोगों को सिमिलर ट्रायंगल देखने के लिए मिल रहा है। इसी के बेसिस पे हम लोग बात करेंगे। चलिए, हमने F पॉइंट पर मान लिया कि F पॉइंट की डिस्टेंस कितनी है, h है, और F पॉइंट की यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, y है। ये हम लोग अपने तरफ से मान ले रहे हैं। तो यहाँ पर आपको तीन ट्रायंगल बनते हुए दिख रहा है और तीनों ट्रायंगल के साथ एंगल क्या है, थीटा है। चलिए, सेम ट्रायंगल को हम लोग यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं। हमारे पास कुछ एक ट्रायंगल इस तरीके से है और इस ट्रायंगल के केस में हमें क्या दिख रहा है, ये डिस्टेंस दिख रहा है h और ये डिस्टेंस दिख रहा है y। ये एंगल कितना दिख रहा है, थीटा। और सेम थीटा डिग्री के इंक्लिनेशन पर लेंथ थोड़ा सा ज्यादा है, यानी कि ये थोड़ा सा और आगे तक है कुछ इस तरीके से, और उसी तरीके से ये थोड़ा सा और आगे है। अरे ये तो यहाँ मिस्टेक हो गया, इसको थोड़ा सुधार लेते हैं। ओके, हाँ, तो आपको यहाँ पर ये थोड़ा सा और आगे होते हुए दिख रहा है, ये कुछ इस तरीके से कि ये आपकी जो लाइन है वो कुछ इस तरीके से और आगे तक एक और ट्रायंगल एग्जिस्ट कर रहा है। और ये डिस्टेंस कितना है, h बार, और ये रेड वाला डिस्टेंस कितना है, y बार। इसी तरीके से आपको एक और ट्रायंगल दिख रहा है। तो तीनों ट्रायंगल को हम लोग यहाँ पर बना लेते हैं और इसे समझ लेते हैं, ताकि आने वाले टाइम पे जब इस्तेमाल हो तो वहाँ पर आपको कंफ्यूजन ना हो कि ये अचानक से डेरिवेशन में टर्म कहाँ से इस्तेमाल हो रहा है। तो एक और ट्रायंगल दिख रहा है, इसके लिए जो डिस्टेंस है वो h स्टार है और टोटल डिस्टेंस यहाँ पर y स्टार है। आप जानते हो कि हमारे पास साइन थीटा जो होता है, साइन ऑफ थीटा, है ना, साइन थीटा जो हमारा होता है वो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस होता है, यानी कि h बाई y होता है। ठीक है, उसी तरीके से अगर हम लोग सेकेंड ट्रायंगल के लिए लिखेंगे तो h बार बाई y बार होगा, और थर्ड ट्रायंगल के लिए लिखेंगे तो ये h स्टार बाई y स्टार होगा। ये नोट करके यहाँ पे मैंने लिख दिया, चूंकि ये आगे इस्तेमाल आएगा तो फिर उस टाइम पे आपको कंफ्यूजन ना हो, इसके लिए हमने इसको यहाँ पर नोट कर दिया। चलिए, अब कुछ जो जो चीज़ हम लोगों ने बताया कि हम लोगों ने माना है उसे हम लोग नोट कर लेते हैं। तो हमने क्या क्या माना है उसको हम लोग देख लेते हैं। लेट कैपिटल A इज इक्वल टू व्हाट, इट इज टोटल एरिया ऑफ इंक्लाइंड सरफेस, इट इज टोटल एरिया ऑफ इंक्लाइंड सरफेस। तो जो भी आपकी सरफेस डूबी हुई है उस सरफेस की जो मैग्नीट्यूड आपको देखने के लिए मिल रही है वो कितनी है, वो हमने कंसिडर कर लिया कि कैपिटल ए है। इसी के साथ हमने यहाँ पर ये भी माना कि एच स्टार क्या है आपका, एच स्टार आपका डेप्थ ऑफ सी जी, यानी कि डेप्थ ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ एरिया फ्रॉम फ्री सरफेस, फ्रॉम फ्री सरफेस। इसी तरीके से हमने क्या माना, एच स्टार जो है वो डेप्थ ऑफ सेंटर ऑफ प्रेशर, सेंटर ऑफ प्रेशर ऑफ एरिया फ्रॉम फ्री सरफेस। इसी तरीके से हमने क्या माना, हमने माना कि थीटा जो है वो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ सबमर्ज्ड सरफेस। इसी तरीके से हमने और क्या माना, हमने यहाँ पर मान लिया कि y बार जो है आपका, y बार वो इंक्लाइंड, आप ऐसे लिख सकते हो कि y बार जो है आपका डिस्टेंस ऑफ सी जी ऑफ इंक्लाइंड सरफेस फ्रॉम ओ। इसी तरीके से आप ये मान सकते हो कि y स्टार क्या है, इट इज डिस्टेंस ऑफ सी जी
ऑफ इंक्लाइंड सरफेस फ्रॉम ओ डैश, या फिर ये एक्चुअली ओ डैश इसको बता रहा है। तो जो भी चीज हमने माना उसको हमने यहाँ पर नोट डाउन कर लिया, और साइन थीटा वाला जो है पोर्शन आपको हमने शुरू में बता दिया था। तो अब आपको ये मानना है कि चलिए नेक्स्ट पेज में चलते हैं और हम लोग इसको आगे स्टार्ट करते हैं। हम लोगों ने ये मान लिया कि लेट स्मॉल फोर्स df is acting on small area dA due to सबमर्जेंस इन फ्लूइड। तो हमने ये मान लिया कि जो हमारी फ्लूइड में डूबी हुई बॉडी है, इसके चलते एक छोटा सा फोर्स लग रहा है dF, और कितने एरिया पे लग रहा है, dA एरिया पे लग रहा है। तो अगर हम लोग इसको लिखना चाहें कि प्रेशर फोर्स, अगर हम लोग लिखना चाहें तो हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं कि प्रेशर फोर्स dF एक्टिंग ऑन स्ट्रिप। तो हमने एक छोटा सा स्ट्रिप कंसिडर किया, उस पर लगने वाला प्रेशर फोर्स कितना होगा। तो हम लोग जानते हैं कि इसे साइड में नोट कर सकते हो आप। हम लोग जानते हैं कि P जो होता है इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर, वो रो जी एच के बराबर होता है ना, ये हम लोग जानते हैं। हम लोग चूंकि ये चीज जानते हैं कि प्रेशर इंटेंसिटी जो होती है वो रो जी एच के बराबर होती है। तो अगर आप जानो फोर्स बाई एरिया इज इक्वल टू क्या होता है, प्रेशर होता है। तो अगर आप प्रेशर फोर्स निकालना चाहोगे तो क्या लिखोगे, प्रेशर इंटेंसिटी इंटू एरिया। तो चूंकि इसके लिए जो प्रेशर इंटेंसिटी है उसकी वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं कि इसके लिए जो प्रेशर इंटेंसिटी है वो हमारी कितनी हो जाएगी, रो इंटू जी इंटू एच, और एरिया हमारे पास कितना है, छोटा सा एरिया डीए है। तो छोटे से स्ट्रिप पे ध्यान से देखोगे अगर आप, तो हमारे पास जो ये वाली छोटी सी स्ट्रिप है, यहाँ पर जो हम ये छोटा वाला स्ट्रिप मार्क कर रहे हैं, इस छोटे से स्ट्रिप पर अगर डीएफ फोर्स लग रहा है तो इस डीएफ का अमाउंट कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है, रो जी एच इंटू ए, यानी कि छोटा सा एरिया है डीए, और ये एच कौन सा डिस्टेंस है आपको ध्यान रखना है, ये डीएफ से लेकर के यहाँ तक का वर्टिकल डिस्टेंस है। ओके, तो इस तरीके से हमने यहाँ पर प्रेशर फोर्स यहाँ पर लिख लिया। तो अब अगर आपसे पूछा जाए कि टोटल प्रेशर कितना होगा, तो इसी तरीके से हम लोग लिख सकते हैं टोटल प्रेशर। तो टोटल प्रेशर कितना होगा, टोटल प्रेशर को अगर हम F से डिनोट करें तो ये इंटीग्रेशन ऑफ DF होगा, या फिर आप ये बोल सकते हो इंटीग्रेशन ऑफ रो जी ए इंटू डी ए इंटू एच के बराबर होगा। ठीक है, अब आप यहाँ से देख सकते हो हमने यहाँ पर लास्ट टाइम डिराइव कराया था, आपको ये वाला चीज ध्यान से देखना है, ये वाला चीज। तो जब इस चीज को आप यहाँ नोट करोगे तो आप यहाँ लिख सकते हो वी नो, हमें क्या पता है, हमें पहले से पता है कि h बाई वाई जो है वो h बार बाई वाई बार इज इक्वल टू h स्टार बाई वाई स्टार के बराबर है। और ये किसके बराबर है, ये साइन थीटा के बराबर है, ये हम लोग पहले से जानते हैं। तो यहां से हम ये लिख सकते हैं कि h जो है वो y साइन थीटा के बराबर होगा, बिल्कुल आराम से लिख सकते हैं। अब पूरे के पूरे इक्वेशन 1 में, ठीक है, आप यहाँ पे पुट कर सकते हो, पुट h इज इक्वल टू y साइन थीटा इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 में आपको इसको पुट करना है, तो आप यहाँ पे ये लिख सकते हो कि प्रेशर फोर्स जो होगा वो किसके बराबर होगा, इंटीग्रेशन ऑफ रो जी डी ए इंटू वाई साइन थीटा, रो जी डी ए इंटू वाई साइन थीटा, ये आप आराम से लिख सकते हो। अब अगर हम लोग इसको सॉल्व करने की तरफ आगे बढ़े तो जो भी कॉन्स्टेंट्स हैं उसको हम आराम से बाहर निकाल सकते हैं कि जो भी कांस्टेंट हमें मिल रहा है। तो चलिए इसको हम लोग थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं। तो आप फोर्स इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो, बाहर क्या क्या निकाल सकते हो, आप निकाल सकते हो रो जी साइन थीटा, और ब्रैकेट के अंदर आपका क्या हो जाएगा, ब्रैकेट के अंदर आपका y इंटू डी ए हो जाएगा।
अब y इंटू डी ए को जो हमने ब्रैकेट के अंदर लिखा, इसके कंसेप्ट को आपको समझना है कि ये y इंटू डी ए ब्रैकेट के अंदर जो लिखा गया ये आपको क्या रिजल्ट करेगा। तो एक्चुअली में अगर आप समझोगे, डायग्राम पे चलोगे, तो आप यहाँ देख रहे हो कि यही आपका डी ए है। चलिए पेन का कलर थोड़ा चेंज कर लिया जाए। तो आप यहाँ पर देखोगे कि यही वाला आपका क्या है, डी ए है, यानी कि ये क्या है, डी ए है, छोटा वाला एरिया है। और यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो कितना है, y है। तो हम लोग यहाँ पर ये बोल सकते हैं क्या कि मोमेंट ऑफ स्मॉल एरिया डी ए है ना, ऐसा करके बोल सकते हैं। और बाय द कंजर्वेशन ऑफ मोमेंट हम लोग जानते हैं, सेंटर ऑफ ग्रेविटी में हमने पढ़ा था कि हम लोग ऐसा करके नोट कर सकते हैं कि x बार जो होता है हमारा वो a1x1 प्लस a2x2, ये फॉर्मूला हमने देखा था, डिवाइडेड बाई कैपिटल ए के बराबर होता है। तो यहाँ से आप ये बोल सकते हो कि a इंटू एक्स बार जो होगा वो a1x1 प्लस a2x2 सो ऑन के बराबर होगा। इट मीन्स दैट इंटीग्रेशन ऑफ स्मॉल एरिया, मोमेंट ऑफ स्मॉल एरिया विल बी इक्वल टू टोटल एरिया एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ दैट एरिया। तो इस पूरे के पूरे टर्म को हम लोग यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। किससे चेंज कर सकते हैं कि F जो होगा हमारा वो रो जी साइन थीटा इंटू वाई डी ए को आप यहाँ पर क्या लिख सकते हो, वाई डी ए को आप लिख सकते हो यहाँ पर शॉर्ट कर सकते हो, क्या लिख सकते हो, आप लिख सकते हो वाई बार इंटू ए, कैपिटल ए। और आप जानते हो पिछले वाले से कि y बार आप यहाँ से लिख सकते हो कि y बार साइन थीटा जो होगा वो आपको h बार के बराबर होगा। तो इसी तरीके से इस इक्वेशन को अगर आप और मॉडिफाई करो और सिंप्लीफाई करो तो आप यहाँ पर लिख सकते हो कि आपकी जो फोर्स है वो किसके बराबर आने वाली है, रो जी ए एच बार के बराबर आने वाली है। दिस इज आर फाइनल इक्वेशन फॉर टोटल प्रेशर वर्किंग ऑन एन इमर्स्ड सरफेस। ठीक है, अब हम लोग आगे बात करेंगे सेंटर ऑफ प्रेशर के बारे में। सेंटर ऑफ प्रेशर को हम लोग डिफाइन करेंगे, डिराइव करेंगे यहाँ पर आगे। चलिए सेंटर ऑफ प्रेशर में हम लोग चलते हैं। तो सेंटर ऑफ प्रेशर को हम यहाँ पर H स्टार से दिखाते हैं, उसे हम नोट कर लेते हैं, सेंटर ऑफ प्रेशर। तो सेंटर ऑफ प्रेशर को हम लोग यहाँ पर H स्टार से दिखाते हैं, इसे हम अभी अभी डिराइव करने वाले हैं। एक्चुअली में हमने अभी बात किया था कि सेंटर ऑफ प्रेशर वो कौन सा पॉइंट है, ये वो पॉइंट है जिस पॉइंट के अबाउट हम ये मानते हैं कि टोटल प्रेशर किसी भी इमर्स्ड सरफेस पे लग रहा है। तो हम लोग यहाँ पर अभी हमने डिराइव किया थोड़ी देर पहले कि प्रेशर फोर्स ऑन स्ट्रिप, प्रेशर फोर्स ऑन स्ट्रिप। तो प्रेशर फोर्स ऑन स्ट्रिप जो था हमारा डीएफ, छोटे वाले एरिया में जो फोर्स लग रहा था वो कितना था, वो हमारा रो जी एच इंटू डी ए के बराबर था। अभी अभी हमने थोड़ी देर पहले इस चीज को देखा था। और इसी स्ट्रिप के वाले प्रेशर को हमने यहाँ पे शॉर्ट करके हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते थे कि इट इज इक्वल टू रो जी एच के जगह वाई साइन थीटा इंटू डी ए। अब h की जगह y साइन थीटा कहाँ से आया है, ये उसी ट्रायंगल से आया है। ओके, तो अभी हम लोग बात करेंगे कि ये छोटा सा जो फोर्स है ये कितना मोमेंट क्रिएट कर सकता है या कितना मोमेंट क्रिएट करेगा। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं मोमेंट ऑफ स्मॉल फोर्स डी एफ। तो छोटे से फोर्स के चलते जो मूवमेंट होगा, आप ये भी लिख सकते हो कि किसके अबाउट आप मोमेंट कैलकुलेट कर रहे हो। तो मोमेंट ओ के अबाउट कैलकुलेट कर रहे हो तो ये कितना होगा, ये डी एफ जो फोर्स अभी आपने यहाँ पे लिखा इंटू वाई के बराबर होगा। वाई यानी कि डिस्टेंस, कहाँ से कहाँ तक का डिस्टेंस, उस फोर्स का परपेंडिकुलर डिस्टेंस। यहाँ पे आप चेक कर सकते हो कि उस फोर्स का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, यानी कि इस एक्सिस के अबाउट हम क्या कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं, मोमेंट कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए, तो अब इसको हम लोग थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, छोटे से मोमेंट को। अभी हमने यहाँ पर F को देखा है, F कितना है, F आपका रो जी वाई साइन थीटा इंटू डी ए, और यहाँ पर एक छोटा सा y और ऐड हो गया।
तो ये पूरा का पूरा टर्म क्या बन जाता है, ये पूरा का पूरा टर्म बन जाता है रो जी साइन थीटा इंटू वाई स्क्वायर इंटू डी ए। ये छोटा सा मोमेंट जो अभी हमने देखा, छोटे से फोर्स के चलते जो मोमेंट है वो ये क्रिएट हो रहा है। अब अगर आपसे पूछा जाए कि सम ऑफ ऑल मोमेंट, जब आप छोटे से फोर्स को आपने देखा, छोटे से फोर्स के चलते आपने मोमेंट आपने कैलकुलेट किया, ढेर सारे छोटे छोटे फोर्सेस लग रहे होंगे, तो आप सारे फोर्सेस के चलते जो मोमेंट है उसको आप जब निकालना चाहो तो उसको आप कुछ इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हो। तो सबसे पहले आपको लिखना है सम ऑफ मोमेंट ऑफ ऑल सच फोर्सेस अबाउट ओ। तो छोटे छोटे सारे फोर्सेस के चलते अगर आपको मोमेंट कैलकुलेट करना है तो करना क्या है, कुछ नहीं, इंटीग्रेट कर देना है इसको। किसको इंटीग्रेट करना है, जो आपकी ऊपर जो टर्म आपको मिली है, यानी कि रो जी साइन थीटा इंटू वाई स्क्वायर इंटू आपका डी ए। तो इसको आपको क्या करना है, एक पूरे के पूरे टर्म को इंटीग्रेट कर देना है। तो जब आप पूरे के पूरे टर्म को इंटीग्रेट करोगे तो इंटीग्रेशन के अंदर फिलहाल हम लोग यहाँ पर इसको यहीं पे कंटिन्यू कर रहे हैं, क्योंकि नेक्स्ट स्लाइड में इसके बाद हम लोग चलेंगे। तो ये हो जाएगा रो जी साइन थीटा, कॉन्स्टेंट टर्म है, बाहर निकाल दिया हमने, और अंदर में हमने क्या छोड़ा, वाई स्क्वायर इंटू डी ए को छोड़ा। अब आप लोग बहुत अच्छे से जानते हो कि वाई स्क्वायर डी ए क्या होता है, इट इज एक्चुअली मोमेंट ऑफ इनर्शिया। डबल मोमेंट ऑफ एरिया इज नोन एज मोमेंट ऑफ इनर्शिया। आप यहाँ पे नोट करके लिख सकते हो, नोट में ये लिख सकते हो, इंटीग्रेशन ऑफ वाई स्क्वायर डी ए जो होगा वो एक्चुअली में आपको क्या देगा, वो एक्चुअली में आपको एम ओ आई देगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सरफेस अबाउट, किसके अबाउट देगा, ओ के अबाउट देगा। तो हम लोग यहाँ पर पूरे के पूरे टर्म को क्या लिख सकते हैं, अब हम पूरे के पूरे टर्म को यानी टोटल मोमेंट जो है, टोटल मोमेंट को हम कैसे लिख सकते हैं, टोटल मोमेंट को हम लिख सकते हैं कुछ इस तरीके से कि ये होगा आपका रो जी साइन थीटा, और इस मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हमने क्या मान लिया, आई नॉट मान लिया। तो रो जी साइन थीटा आई नॉट करके आप इसको नोट कर सकते हो। क्योंकि हम लोग ये जानते हैं कि जो फोर्सेस आप यहाँ पे देख रहे हो, छोटे से फोर्स डीएफ के बारे में आपने बात किया, तो डीएफ फोर्स के चलते जो छोटा छोटा ढेर सारा डीएफ लग रहा होगा उसके चलते मोमेंट हमने देख लिया, लेकिन एक्चुअली में ये सारा छोटा छोटा जो डीएफ है ये मिलके क्या कंट्रीब्यूट कर रहा है, टोटल फोर्स एफ देख लग रहा है, दे रहा है। और ये एफ फोर्स किसके अबाउट लग रहा है, अगर आप ओ एक्सिस के बारे में बात करोगे तो यहाँ से वाई स्टार डिस्टेंस पर ये लग रहा है। तो अगर हम टोटल फोर्स, टोटल मोमेंट के बारे में बात करें, टोटल मोमेंट अबाउट ओ, टोटल मोमेंट अबाउट ओ, तो उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इट इज इक्वल टू एफ इंटू वाई स्टार। अब ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 3, ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2। तो अब आप दोनों टोटल मोमेंट है, तो टोटल मोमेंट को जब आप इक्वेट करोगे तो आप यहाँ पे लिख सकते हो इक्वेटिंग इक्वेशन 2 एंड 3। तो 2 और 3 को जब आप इक्वेट करोगे तो आप ये लिख सकते हो कि रो जी साइन थीटा आई नॉट जो है वो बराबर होगा किसका, एफ इंटू वाई स्टार के बराबर होगा। तो अब आप इसे थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर सकते हो, रो जी साइन थीटा आई नॉट जो होगा वो रो जी ए इंटू एच बार के बराबर होगा। आपने भी थोड़ा देर पहले इसको कवर किया था, एच बार इंटू वाई स्टार के बराबर होगा। अब देखो कौन कौन सी टर्म यहाँ पर आसानी से कैंसिल हो रही है, जो कैंसिल हो रही है उसको हम लोग कैंसिल आउट कर सकते हैं। रो जी से रो जी कैंसिल आउट हो जा रहा है, और कुछ कैंसिल आउट तो फिलहाल नहीं हो रहा है, और हमें क्या कैलकुलेट करना है, हमें वाई स्टार ही तो कैलकुलेट करना है। तो वाई स्टार को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, वाई स्टार को हम लोग ये लिख सकते हैं, इट इज, सिर्फ वाई स्टार पे अगर हम लोग बात करें तो वाई स्टार को हम लोग शॉर्ट करके भी लिख सकते हैं। तो शॉर्ट करके हम लोग देख लेते हैं कैसे लिख सकते हैं। वाई स्टार इज इक्वल टू हो गया आपका यहाँ पर
यहाँ पर हमने इसको शॉर्ट कर दिया तो ये हो गया साइन थीटा इंटू आई नॉट बाई ए इंटू एच बार। इस तरीके से हम वाई स्टार को यहाँ पर लिख सकते हैं, लेकिन इस वाई स्टार को थोड़ा और हमें ठीक करना है, थोड़ा और हमें सिंप्लीफाई करना है। तो चलिए पिछले वाले स्लाइड में चलते हैं और कुछ समझने की कोशिश करते हैं। देखिए अभी हम लोगों ने जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखा वो इस एक्सिस के अबाउट है, कितना है, आई नॉट है। हमें कहाँ चाहिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अपने सेंटर ऑफ ग्रेविटी वाले लाइन पे चाहिए। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी वाले लाइन पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, आई जी, और यहाँ से यहाँ तक का गैप कितना है, तो आपको देखना है कि एच बार है। तो अगर आपको यहाँ पर बोला जाए कि आई नॉट कितना होगा, तो आई नॉट आपका आई जी प्लस एरिया इंटू एच बार का स्क्वायर होगा। ये कौन से थ्योरम से आया है, एच बार का, ये एच बार का स्क्वायर है। ये कौन से थ्योरम से आया है, ये पैरेलल एक्सिस थ्योरम से आया है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया के पैरेलल एक्सिस थ्योरम से। तो हम लोग चलिए सेम को कॉपी कर लेते हैं। हमने यहाँ पर देखा कि वाई स्टार हमने क्या कैलकुलेट किया, वाई स्टार हमने कैलकुलेट किया साइन थीटा इंटू आई नॉट बाई ए इंटू एच बार, ये हमने कैलकुलेट किया। और हम लोग जानते हैं, हमें पता है, हमें क्या पता है कि आई नॉट जो होगा आपका वो आई जी प्लस ए इंटू एच बार का स्क्वायर होगा। देखिए हम लोग कभी भी आई नॉट किसी बॉडी का नहीं बता सकते, किसी दूसरे एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं बता सकते, लेकिन सेंटर ऑफ ग्रेविटी के अबाउट हमें हमेशा ये वैल्यू पता होता है। तो चलिए अब हम लोग इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। इसको सीधा सीधा हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कि एच स्टार बाई साइन थीटा, वाई स्टार को हम एच स्टार बाई साइन थीटा लिख सकते हैं। हमने लास्ट स्टार्टिंग में इसको डिस्कस किया था कि कैसे लिख सकते हैं। तो ये जो होगा आपका, ये आपका साइन थीटा बाई ए इंटू एच बार प्लस ब्रैकेट में आपको क्या लिखना है, आई जी प्लस ए इंटू एच बार का स्क्वायर, इसके बराबर होगा। यहां से आप साइन थीटा को उस तरफ ले जा सकते हो। तो एच स्टार आपको क्या मिल जाएगा, एच स्टार आपको मिल जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बाई ए एच बार और ब्रैकेट में आई जी प्लस ए एच बार का स्क्वायर। अब आप इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर सकते हो, तो एच स्टार इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई जी इंटू साइन स्क्वायर थीटा बाई ए एच बार, और आप यहाँ पे प्लस ए इंटू एच बार का स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए एच बार लिख सकते हो। अब यहाँ पे ये दोनों तो कैंसिल आउट आराम से हम लोग कर सकते हैं, ए से ए कैंसिल हो गया, एच बार से एच बार का स्क्वायर कैंसिल हो गया। तो फाइनली जो एच स्टार आपका यहाँ पर निकल करके आएगा वो आई जी साइन स्क्वायर थीटा बाई ए इंटू एच बार प्लस एच बार आएगा। ये आपका फाइनल इक्वेशन है किसका, सेंटर ऑफ प्रेशर का। ये आपका फाइनल सेंटर ऑफ प्रेशर का इक्वेशन हमने डिराइव कर लिया। और इसी पॉइंट पर आपका जो भी प्रेशर है वो लगते हुए आपको देखने के लिए मिलेगा। तो अब हमने कहा था कि हमें तीन तीन डिराइवेशन करने की जरूरत नहीं है, वी कैन फाइंड आउट एवरीथिंग बाय परफॉर्मिंग वन डेरिवेशन ओनली। तो हमने यहाँ पर हम लोग चलिए यहाँ पर मार्क कर लेते हैं, आसानी से हमें समझ में आ जाएगा कि हम लोग सबसे पहले लिख लेते हैं सीरियल नंबर, इसके बाद हम लोग लिख लेते हैं प्रेशर फोर्स। तो हमने सिर्फ एक डेरिवेशन किया है, सारा कुछ हमें पता चल जाएगा। प्रेशर फोर्स, इसके बाद सेंटर ऑफ प्रेशर, सेंटर ऑफ प्रेशर, और यहाँ पे लिख लेते हैं कि सरफेस टाइप, सरफेस टाइप। तो ये एक डेरिवेशन हमें सब कुछ दे देगा। चलिए कैसे देगा हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने इंक्लाइंड सरफेस के लिए किया। तो इंक्लाइंड अगर हो सरफेस, इंक्लाइंड सरफेस हो, तो इंक्लाइंड सरफेस के लिए हमें प्रेशर फोर्स का इक्वेशन क्या मिला, हमें प्रेशर फोर्स का इक्वेशन मिला रो जी ए इंटू एच बार। हमें सेंटर ऑफ प्रेशर यानी एच स्टार का वैल्यू क्या मिला, हमें इसका वैल्यू मिला आई जी साइन स्क्वायर थीटा बाई ए एच बार प्लस एच बार। ओके, सेकेंड टाइप का सरफेस हमारा कौन सा है, सेकेंड टाइप का सरफेस हमारा हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टल।
तो बस आपको सिर्फ एक ही चीज देखना है, आपको सब कुछ पता चल जाएगा। जहां पर भी आपको इंक्लाइंड हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल सरफेस में क्या डिफरेंस है, सिर्फ एक डिफरेंस है कि इंक्लाइंड सरफेस के लिए हमारे पास थीटा जो होता है वो 0 से 90 के बीच में होता है। अगर हॉरिजॉन्टल सरफेस है तो यहाँ पर थीटा कितना होता है, थीटा आपका 0 डिग्री होता है। और अगर सरफेस वर्टिकल है तो यहाँ पर आपका थीटा कितना होता है, थीटा आपका यहाँ पर 90 डिग्री होता है। तो जहां जहां भी थीटा इस्तेमाल हो रहा है बस उस थीटा को हम लोग फटाफट से थीटा के अकॉर्डिंग सब कुछ नोट करते जाएंगे। अब आप देखोगे प्रेशर फोर्स का जो भी आपने यहाँ पर इक्वेशन लिखा, इस इक्वेशन में कहीं भी थीटा नहीं है। इट मीन्स दैट हॉरिजॉन्टल सरफेस के लिए भी प्रेशर फोर्स कितना होगा, रो जी ए एच बार के बराबर होगा। ठीक है, हॉरिजॉन्टल सरफेस के लिए एच स्टार का वैल्यू कितना होगा, चलिए देख लेते हैं। एच स्टार का वैल्यू आई जी साइन, हॉरिजॉन्टल के लिए थीटा कितना है, साइन 0 डिग्री डिवाइडेड बाई ए इंटू एच बार प्लस एच बार। तो यहाँ पर आपका साइन 0 का वैल्यू क्या होता है, साइन 0 का वैल्यू 0 होता है। तो ये टर्म पूरा 0 हो जाएगा, यानी कि एच स्टार एच बार के बराबर होगा। कब, हॉरिजॉन्टल सरफेस में। यानी कि अगर सरफेस हॉरिजॉन्टल है उस केस में जिस पॉइंट पर सेंटर ऑफ प्रेशर है होगा उसी पॉइंट पर सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी आपको देखने के लिए मिलेगी। चलिए थर्ड टाइप हमारा क्या है, हमारा थर्ड टाइप है वर्टिकल सरफेस। तो हमें करना कुछ नहीं है, सेम काम को रिपीट करना है। वर्टिकल सरफेस, जब आप प्रेशर फोर्स लिखते हो तो वहां कहीं भी हमारा थीटा नहीं आता है, तो प्रेशर फोर्स विल ऑलवेज बी सेम फॉर ऑल टाइप ऑफ सरफेस। लेकिन यहाँ पर अगर एच स्टार बोलोगे आप तो ये कितना हो जाएगा, आई जी साइन स्क्वायर थीटा बाई ए एच बार प्लस एच बार। और आपको पता है साइन 90 की वैल्यू आपको कितनी होती है, साइन 90 की वैल्यू आपकी 1 होती है। तो आप यहाँ पे इसी इक्वेशन को क्या लिख सकते हो, एच स्टार को आई जी बाई ए इंटू एच बार प्लस एच बार। किस तरह के सरफेस के लिए, वैसे सरफेस के लिए जो पूरा वर्टिकल है। तो ये तीन टाइप का सरफेस हमें सिलेबस में पढ़ना है, हमें सिलेबस में ये तीन टाइप का सरफेस हमें देखना है। तो इसको हमने कंप्लीटली कवर कर लिया। चलिए क्वेश्चन कवर करते हैं ताकि आपको इस तरह के क्वेश्चन कभी अगर एग्जाम में देखने के लिए मिले तो आपको कोई परेशानी ना हो। तो क्वेश्चन को हम लोग नोट कर लेते हैं सबसे पहले। चलिए क्वेश्चन चूंकि आपके स्क्रीन पर अवेलेबल नहीं है इसीलिए क्वेश्चन को हम लोग नोट कर रहे हैं, आप लोग भी अपनी कॉपी पे नोट कर सकते हो। अ सर्कुलर प्लेट, a circular plate, a circular plate 3 meter diameter is immersed in water in such a way that its greatest depth below the free surface, its greatest depth below the free surface are 4 meter and 1.5 meter रिस्पेक्टिवली। ओके, इसके आगे हमें बोला गया कि हमें निकालना है, क्या निकालना है, फाइंड टोटल प्रेशर, फाइंड टोटल प्रेशर एंड सेंटर ऑफ प्रेशर। तो हमें एक सवाल हमने नोट कर लिया, सारा डेटा हमारे पास है, एक डायग्राम बनाकर हम लोग समझ लेते हैं कि सवाल कैसे बनेगा। ओके, तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन में चलते हैं। हमारे पास क्या क्या है उसको हमने देख लिया। हमें ये बोला गया कि कोई एक सर्कुलर प्लेट है, मतलब प्लेट कुछ इस तरह की सर्कुलर है
और ये प्लेट जो है पानी में डूबी हुई है। कैसे डूबी हुई है? इंक्लाइंड डूबी हुई है, मतलब पानी में ये सरफेस इंक्लाइंड तरीके से, कुछ इस तरीके से डूबी हुई है। तो जब आप इस सरफेस का फ्रंट व्यू बनाओगे, जैसे कि हम लोग जानते हैं ना, किसी भी तरह की प्लेट हो तो उसका क्या बनाना है? फ्रंट व्यू बनाना है। तो फ्रंट व्यू में इसका जो साइज होगा ऑब्वियसली डायमीटर के बराबर होगा। तो बोला गया है कि इसकी जो यहाँ पर डेप्थ है ये कितनी है? 1.5 है, और यहाँ पर जो इसकी डेप्थ है वो कितनी है? 4 है। मतलब ये डेप्थ आपको 4 बता दिया गया, ये डेप्थ आपको 1.5 बता दिया गया। और हमसे ये पूछा गया कि इसका सेंटर ऑफ प्रेशर कहाँ होगा, सेंटर ऑफ प्रेशर इसका कहाँ होगा, और प्रेशर फोर्स कितना होगा। तो हमें कुछ नहीं पता है, सिर्फ कुछ कुछ बहुत हल्का सा गिवन डेटा है। तो गिवन है हमारे पास कि डायामीटर की वैल्यू कितनी है? 3 मीटर है। इसके साथ हमें और भी कुछ पता नहीं है। जब डायामीटर हमें पता है तो एरिया निकाल सकते हैं हम लोग, कि एरिया इसका कितना हो जाएगा? π/4 इंटू डी का स्क्वायर, यानी कि 3 का स्क्वायर। तो इसके लिए जो एरिया हमारे पास आ जाएगा वो कितना आ जाएगा? वो आ जाएगा 7.0685 मीटर स्क्वायर। अगर हम लोग बात करें ये दोनों डिस्टेंस के बारे में, तो दोनों डिस्टेंस हमें पता है, दोनों डिस्टेंस हम लोग इजीली देख सकते हैं। हमें क्या करना है? हमें कैलकुलेट करना है कि इसका जो CG है वो कहाँ पर है। ध्यान से आप देखोगे, इसका CG यहाँ पर कहीं पे होगा मिडिल में, और जब आप इस पॉइंट को ट्रांसफर करोगे तो यहाँ पर वो पॉइंट आएगा। तो ये पॉइंट का डेप्थ कितना है हमें ये निकालना है, ये डेप्थ हमें सबसे पहले निकालना है। तो हमें क्या पता चलेगा? ये डेप्थ एक्चुअली में किसको बता रहा है? ये डेप्थ एक्चुअली में आपका एच बार को बता रहा है, एच बार को बता रहा है। तो अगर आप एच बार देखोगे तो एच बार एक्चुअली में कहाँ है? एक्चुअली में यहाँ पर है। और ये एच बार के लिए आप यहाँ पर एक चीज समझो कि हमारे पास पहला डिस्टेंस है 1.5 मीटर, इसके बाद सरफेस कुछ इस तरीके से इंक्लाइंड है। अगला डिस्टेंस हमारे पास कितना है? 4 मीटर। और हमें यहाँ पर का कोई डिस्टेंस निकालना है। तो हम ये बोल सकते हैं कि ये एक ट्रायंगल और रेक्टेंगल यहाँ पर हम इजीली बना सकते हैं। तो इसकी जो दूरी होगी यहाँ से यहाँ तक, ये 1.5 मीटर प्लस ये स्मॉलर डिस्टेंस होने वाला है ना। तो इसी को हम लोग फॉर्मुलेट करते हैं। चलिए शुरू करते हैं, इसको हम लोग कैसे फॉर्मुलेट करेंगे उसको समझ लेते हैं। तो हमें ये तो पता है कि ये किसके बराबर है? 1.5 मीटर के बराबर है। और यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी होगी ये हमें देखना है। ये एंगल हमें पता है, थीटा का वैल्यू हमें बता दिया गया था क्वेश्चन में, कि नहीं थीटा हमें पता नहीं था, लेकिन थीटा के फॉर्म में हम इस आंसर को लिख सकते हैं। तो छोटा वाला ट्रायंगल हम लोग यहाँ पर बना लेते हैं, बिल्कुल ये वाला, ये एंगल हो गया थीटा, ये परपेंडिकुलर हो गया, और ये हाइपोटेनियस हो गया। तो हम साइन थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं? साइन थीटा बराबर P/H लिख सकते हैं। तो चूंकि परपेंडिकुलर यहाँ से यहाँ तक की दूरी है, तो P/H के फॉर्म में हम इसको पूरा का पूरा कंटिन्यू कर सकते हैं। तो इस पूरे इक्वेशन में हम लोग यहाँ पर H बार अगर लिखना चाहें तो H बार को हम लोग ये लिख सकते हैं कि H बार जो है स्टार्टिंग वाला 1.5 के बराबर है प्लस 1.5 साइन थीटा के बराबर है, 1.5 साइन थीटा के बराबर है। यानी कि यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो कितने के बराबर होगी? 1.5 साइन थीटा के बराबर होगी। हमने इस ट्रायंगल के फॉर्म से इसको समझा। अब अगर हम लोग साइन थीटा के बारे में बात करें, साइन थीटा हमारा कितना होगा? तो साइन थीटा हम लोग जो यहाँ पर इजीली फॉर्मुलेट कर सकते हैं, आराम से समझ सकते हैं, वो ये दूरी यहाँ से यहाँ तक का जो दूरी है डिवाइडेड बाई हमारा जो भी ये पूरा लेंथ है उसके बराबर होने वाला है। ठीक है, तो हम लोग जान रहे हैं यहाँ पर कि ये जो बचा हुआ दूरी है वो कितना है? टोटल 4 है, 4 में से 1.5 माइनस कर दो तो ये दूरी कितना है आपके पास? 2.5 है, और ये डाया कितना गिवन है? 3 गिवन है। तो हम लोग साइन थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं? 2.5 डिवाइडेड बाई 3। तो जब हम लोग इसको लिख सकते हैं तो हमें ये वैल्यू कितनी मिल जाएगी? 0.833 समथिंग, जो भी वैल्यू हमें मिल जाएगी। यहाँ से हम लोग एच बार निकाल लेंगे। एच बार इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1.5 प्लस 1.5 इंटू 0.8333। तो जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो एच बार हमारा क्या आ जाएगा? 2.749 मीटर। अब जब हमें एच बार आ गया तो हमें आगे कुछ करना नहीं है, बहुत आसान है। हमारे पास फॉर्मूला है एच स्टार का। क्या फॉर्मूला हो जाता है? इट इज ऑलवेज साइन स्क्वायर थीटा
ये आप लिख सकते हो आई जी इंटू साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई एरिया इंटू एच बार प्लस एच बार, ये हम लोग लिख सकते हैं। हमने सारा कुछ कैलकुलेट कर लिया, सिर्फ एक मिसिंग है आई जी। तो सर्कल के लिए आई जी सेंटर ऑफ ग्रेविटी का फॉर्मूला क्या होता है, इट इज पाई बाई 64 इंटू डी टू द पावर 4। तो चूंकि डी की वैल्यू आपकी 3 है, तो आप यहाँ लिख लो पाई बाई 64 इंटू 3 के पावर में 4। तो इसकी वैल्यू आपको कितनी मिल जाएगी, 3.976 मीटर, मीटर टू द पावर 4। तो आप जब इसकी वैल्यू यहाँ पर पुट करोगे 3.976 इंटू साइन थीटा का वैल्यू 0.833 हमने कैलकुलेट किया था, तो इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय एरिया कितना है, एरिया हमने स्टार्टिंग में कैलकुलेट किया था 7.0685, और इसके साथ हमने डिस्टेंस कैलकुलेट किया था कितना इसके लिए, एच बार का वैल्यू हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया 2.749 प्लस यहाँ पर कितना करना है 2.749। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपका वैल्यू 2.891 मीटर आ जाएगा, ये स्टार का आंसर होगा। और जब आप फोर्स निकालना चाहो तो फोर्स आपका कितना हो जाएगा, रो जी ए इंटू एच बार के बराबर हो जाएगा। अब रो का वैल्यू वाटर है तो 1000 होगा, जी है तो 9.81 होगा, एरिया आपने अभी अभी कैलकुलेट किया था, एरिया आप यहाँ से पिछले वाले से चेक कर सकते हो, एरिया 7.0685 कैलकुलेट किया था, एच बार का वैल्यू हमने कैलकुलेट किया 2.749। इसको जब सॉल्व करोगे तो आपको यहाँ पर 9190621 न्यूटन आपको इसका आंसर मिल जाएगा। तो हमने प्रेशर फोर्स भी कैलकुलेट कर लिया और सेंटर ऑफ प्रेशर भी कैलकुलेट कर लिया। आपको इसी तरीके से नंबर ऑफ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है और आप बहुत अच्छे से सारे के सारे क्वेश्चंस एग्जाम में सॉल्व कर पाओगे। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया।